मैं ममता शर्मा माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आज संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि हमें जानना आवश्यक है कि संधि शब्द कैसे निष्पन्न होता है। इसके बाद में हम इसकी परिभाषा, भेद आदि पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि शब्द सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से निष्पन्न होता है। किससे निष्पन्न होता है? संधि में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ गया इसमें? सम उपसर्ग है। और इसकी धातु क्या है? धा। और की इसका प्रत्यय है। अब देखिए, सम उपसर्ग यानी उपसर्गों के बारे में भी हमें पता है। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्गों की संख्या होती है 22। कितनी संख्या होती है उपसर्गों की? 22, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है। 22 उपसर्ग होते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि जो शब्द और धातुओं के पूर्व में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और आपके सिलेबस में या संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग है और उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम। 22 उपसर्ग होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, संधि की परिभाषा। वैसे तो हम सब जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने इनका अध्ययन किया है, लेकिन हम दोहरान करते हैं। परिभाषा देखिए, द्वयोः वर्णयोः परस्परम मेलनम यत् भवति ततः संधि कथ्यते। बहुत ही सरल भाषा में इसकी परिभाषा है, तत् संधि कथ्यते। द्वयोः वर्णयोः परस्परम मेलनम यत् भवति ततः संधि कथ्यते। यानी दो वर्ण जब आपस में निकट आते हैं या समीप आते हैं तो वही संधि होती है। संधि का मतलब मेल भी होता है और जोड़ना भी होता है और मित्रता करना भी होता है। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और दोनों वर्ण आपस में मिलकर के एक उनमें परिवर्तन होता है तो वही संधि होती है। इसी की एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा है भी हम बता सकते हैं। परः सनिकर्षः, परः सनिकर्षः संहिता। परः सनिकर्षः संहिता, जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। महर्षि पाणिना अनुसारेण सूत्र दिया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है। परः सनिकर्षः संहिता, यानी इनमें निकटता, यानी वर्णों के बीच में निकटता होना भी संहिता कहा जाता है। तो हम ये दोनों परिभाषाएं हम याद भी करेंगे और इनको समझेंगे भी। संहिता का यानी संधि का दूसरा अर्थ, संधि का दूसरा अर्थ संहिता भी होता है, या इसे संहिता भी कहा जाता है। अर्थात हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संहिता किसे कहते हैं। संहिता संधि को ही कहते हैं। संधि का ही दूसरा नाम संहिता भी होता है। संधि का दूसरा संहिता, यानी संधि का दूसरा नाम संहिता ही होता है। पुनः से एक बार देखिए, संधि में सम उपसर्ग होता है, धा इसकी धातु होती है और की प्रत्यय होता है। और एक विशेष बात, संधि जो शब्द होता है वह पुल्लिंगवाची शब्द होता है। कौन सा होता है? पुल्लिंगवाची शब्द होता है।
क्यों होता है? क्योंकि जो की प्रत्यांत वाले होते हैं शब्द वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि संधि में संधि कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। और इसका उपसर्ग है सम। और उपसर्गों की संख्या कितनी है? हमारे संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या है 22, जो कि शब्द व धातु से, शब्द व धातु की पूर्व में जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। आगे हमने इसकी परिभाषा दी है, द्वयोः वर्णयोः परस्परम मेलनम यत् भवति, यानी दो वर्णों का जब परस्पर में मेल होता है, परस्पर में समीप में आते हैं, तो वह ही संधि होती है, अर्थात उसे ही संधि कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरी इसकी परिभाषा दी है, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी वर्णों का, वही बात है कि वर्णों का अत्यधिक निकट आना ही संहिता कहा जाता है, अर्थात संहिता को ही संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इसी में संधि के विषय में ही सबसे पहले ध्यान देना है कि संधि कहाँ होती है। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है, सार्थक शब्दों के बीच में। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। किसमें होती है? सार्थक शब्दों के बीच में होती है। और दूसरा, यह तत्सम शब्दों में होती है। ये शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे और अच्छे प्रकार से पढ़े होंगे। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, अर्थात संधि हमेशा तत्सम शब्दों के बीच में होती है। अब आगे हम इसके भेद पढ़ेंगे। संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जो कि हम सब जानते हैं। कौन कौन सी होती है संधि? 3 प्रकार की। पहली है अच या स्वर संधि। अच या स्वर संधि। दूसरी है हल या व्यंजन संधि। हल या व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हाँ, देखिए, संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में, यानी जो सार्थक शब्द होते हैं। अब यहाँ सार्थक शब्द क्या है? यानी जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द किसको कहेंगे? कि जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता हो। तो संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिर दूसरा ये होता है, ये तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव और तत्सम, हिंदी में हमने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है। और तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत में होते हैं। संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। फिर आगे देखिए, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है आपकी अच या स्वर संधि, यानी अच को ही स्वर संधि कहते हैं और स्वर को ही अच भी कहा जाता है। दूसरी है हल या व्यंजन संधि, यानी आप हल भी कह सकते हो और उसको व्यंजन संधि भी कह सकते हो। और तीसरी आपकी विसर्ग संधि है। समझ में आ गया? ध्यान से देखना है, आपको समझना है। आगे चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले स्वर संधि
अच या स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अच या स्वर संधि। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा स्वर संधि की परिभाषा, यानी सबसे पहले ये जानना है कि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, स्वर। और स्वर में स्वर किसका मेल होगा, दो स्वरों का मेल होता है। यानी स्वर संधि में हमें प्रथम पद के अंत में भी स्वर होना चाहिए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। अर्थात स्वर के पश्चात स्वर आने पर ही दोनों में मेल होगा। जैसा कि नाम है वैसा ही काम होता है। स्वर संधि दो स्वरों का मेल। सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं कि दो स्वर का मेल, दो स्वर का मेल, और फिर उनसे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। दो स्वरों का मेल और उनसे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। दोबारा देखिए, अच या स्वर संधि। परिभाषा दो स्वरों का मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, स्वरों की संख्या यानी अच अर्थात स्वर अच 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। कितने प्रकार के होते हैं, 9। और यही मूल स्वर कहलाते हैं। और ये जो 9 स्वर होते हैं, यही हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। अब देखिए माहेश्वरी सूत्र आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है और दोबारा से देख लेते हैं अपन। माहेश्वरी सूत्र है 14। कितने हैं, 14। और उन 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं। और जब प्रत्याहार बनते हैं तो उन्हीं को एक नाम दिया जाता है। तो उनमें है अच प्रत्याहार। ये क्या कहलाता है, अच प्रत्याहार। और इस अच प्रत्याहार में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, 9। इसलिए ये मूल स्वर कहलाते हैं। तो हम ज्यादा यहाँ डिटेल में न पढ़ करके हम हमारे कोर्स तक, हमारा जो 10th तक का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। लेकिन जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं, 10th के बाद में अगर हमारे पास संस्कृत सब्जेक्ट रहता है तो हम व्याकरण पढ़ते हैं, और वैसे वैसे हमारा कोर्स भी डीपली होता जाता है और हम सारे सूत्रों को भी पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमें इतना ज्ञान होना आवश्यक है। 9 स्वर। अब आगे देखिए, स्वर संधि, अच या स्वर संधि। परिभाषा स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और माहेश्वरी सूत्र के अनुसार हमारे स्वर कितने हैं, 9 स्वर हैं। और 9 स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं। और माहेश्वरी सूत्र में कितने सूत्र होते हैं, 14। माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, 14। कुछ एक के अपन नाम भी बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जैसे आई, उन, रिलिक, एवोंक, एवोज, है, वरट, लर्ण इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए, स्वर संधि मूलतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्य 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार। अब इसमें नाम, जैसे अयादी संधि, दूसरी यण संधि, और आगे हिसाब कर देती हूँ मैं। अयादी संधि, यण संधि, तीसरी होती है हमारे गुण संधि, चौथी है हमारी दीर्घ संधि, और 5वीं वृद्धि संधि।
स्वर संधि स्वर मुख्य कितने स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हम 5 भेद यहाँ पर इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले अयादी संधि को लेते हैं। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। ये नाम आप ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी में भी इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम अयादी संधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अयादी संधि। देखिए इसका सूत्र है एचो अय वा या वह। ये इसका सूत्र है एचो अय वा या वह। थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्योंकि मैंने आपको प्रत्याहार के बारे में थोड़ा सा बताया है। जैसे अच प्रत्याहार होता है वैसे एच प्रत्याहार भी होता है। जब हम इनके प्रत्याहार बनाते हैं तो अच के जैसे एच प्रत्याहार भी होता है। अब इस एच प्रत्याहार के अंदर जैसे ये हो गया हमारा एच प्रत्याहार। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आता है आपके ए, ओ, आई और औ। कौन कौन से स्वर आ गए कि जो एच प्रत्याहार है इसके बाद में इसमें कौन कौन से स्वर हो गए हमारे? ए, ओ, आई, औ। यानी ये 4 स्वर आते हैं। और इनके बाद यानी दूसरे पद के पूर्व में भी स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। स्वर होना चाहिए। अब देखिए एच को, एच के स्थान पर क्या आएगा? अयादी। क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? अयादी। अयादी यानी प्रथम पद के पूर्व में प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उसमें कौन से स्वर आने चाहिए आपके? ए, औ, आई, औ। इनमें से चारों में से कोई सा भी स्वर आ सकता है और उसके बाद में स्वर होना चाहिए। क्यों स्वर होना चाहिए? क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं जिसमें 2 स्वरों का मेल होता है। अब यहाँ देखिए आपको इस नियम के, इस सूत्र के अनुसार यहाँ ए के स्थान पर आपको क्या रखना है? आई है। इस ओ के स्थान पर आपको क्या रखना है? औ। नीचे हलंत आएगा। इस ए के स्थान पर क्या रखना है आपको? आए। और इस औ के स्थान पर आपको क्या रखना है? आओ। दोबारा देखिए अयादी संधि, इसका सूत्र है एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह। अब इसमें देखो एच प्रत्याहार बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपन याद भी कर लेंगे अपन कि एच प्रत्याहार में ये चार स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए, ओ, आई, औ। अब इस एच के स्थान पर अपने को अयादी रखना है। यानी इस सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है? जो ये ए है उसके स्थान पर अपने को संधि करते समय उसके स्थान पर अपने को क्या रखना है? हमें अय रखना है। और जो ओ है ओ के स्थान पर औ रखना है। इस ओ के स्थान पर क्या रखना है? औ रखना है। आई के स्थान पर क्या रखना है? आय रखना है। और औ के स्थान पर आओ। ये क्रम से होगा, ये नहीं क्या हम कहीं भी किसी को भी लगा सकते हैं। ये एकदम क्रम से है कि ए के स्थान पर अय, औ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ। ये हमें थोड़ा सा, ये नियमों का थोड़ा सा हमें ध्यान करना है। इसी में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि हम पहचाने कैसे। कई बार होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते। थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इसकी पहचान कैसे होती है। इसमें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अयादी संधि का जो उदाहरण होता है उसमें अधिकांशतः दूसरा वर्ण उसमें अधिकांशतः दूसरा वर्ण य व होता है। य और व होता है। ये आप थोड़ा सा लिख भी लें और ध्यान में भी रखें कि अयादी संधि में, किसमें?
अयादी संधि में अधिकांशतः है। अयादी संधि का अगर कोई उदाहरण आता है तो हम पहचाने कैसे, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी संधियां हैं। तो अयादी संधि में अधिकांशतः दूसरा वर्ण या वह होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है आपके पास नयनो, न य न नयनो। अब देखिए इसका दूसरा वर्ण पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण क्या हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये क्या आ गया अपने ये, क्या आ गया ये। इसलिए यहाँ देखने से हमें पता चल सकता है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण हो सकता है। अब देखिए, अब ये थोड़ा हाँ इसकी संधि करके देखते हैं अपन। अब देखिए इस नयनम की संधि कैसे करेंगे हम, ने संधि विच्छेद करेंगे इसकी, ने धन अन। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, ने धन अन। अब इसकी पुनः संधि करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम ने, इसमें कौन सा स्वर है, ए। इसके बाद में क्या है स्वर, क्या स्वर आ गया, ए, यानी कोई भी स्वर इसके बाद में स्वर आना चाहिए। यहाँ ए भी स्वर है और इसके बाद में भी स्वर है। अब इस ए के स्थान पर अपने को क्या रखना है, अय। तो हम क्या लिखेंगे, न धन, ए के स्थान पर अपने को क्या रखना है, अय। इसके नीचे भी हलंत आएगा और न के नीचे भी हलंत आएगा। क्यों हलंत आएगा, क्योंकि ये स्वर हमने यहाँ अलग कर दिया। अब बचा क्या, व्यंजन हो गया ये, तो व्यंजन हो गया तो इसके नीचे हलंत आएगा, ए और ये, और बाद में अनम। ये स्थिति हमारी यहाँ बन जाती है। अब इसको जोड़ना है हमें, जोड़ेंगे तो न पूरा आ गया। यहाँ देखेंगे ऊपर देखिए, न में ये ए स्वर जुड़ रहा है, तो ए स्वर के मिल जाने से न क्या हो गया, पूरा न। इसके बाद में ये यहाँ आ गया, लेकिन ये यहाँ भी आता है, व्यंजन है ये। फिर ये वाला स्वर इसके साथ मिल जाता है तो ये भी पूरा हो गया। अब बचा क्या अपने पास, न। इस तरह से ये नयन, क्या स्थिति बन गई इसकी, नयन। समझ में आया। दोबारा से देखिए कि दूसरा अयादी संधि में दूसरा वर्ण हमेशा, दूसरा वर्ण अधिकांशतः यह और वह होता है। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में नयनम दिया है, नयनम में इसकी संधि करते हैं ने धन अनम, और न में ए स्वर है और बाद में भी स्वर है। इसलिए अब इसको रख के देखते हैं अपन, न, और न के बाद में ए के स्थान पर अय आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाली स्थिति है, ये वाला ए है, इसलिए ये अय आएगा, ये अय आ जाता है और अय के बाद में अनम आ जाता है। फिर बाद में हम इसकी संधि करते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास शब्द आता है नयन। आगे चलते हैं। हाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, नायिका है। अब इसमें देखिए इसकी क्या संधि हो जाएगी, ने धन अक है, ने धन अक। क्या होगी, यहाँ क्या लिखा है, नायिका है, और नायिका है की संधि क्या होगी, ने धन अक है। अब यहाँ देखो न, यहाँ ये वाला ए आ गया, ए स्वर आ गया, इसके बाद में स्वर आना चाहिए, स्वर है। अब हमारी स्थिति बनती है न, नीचे हलन, धन, ए के स्थान पर हमने बात की थी क्या रखना है, आय। न के स्थान पर हमने रखा आय, इसके नीचे हलन और अक है। इस तरह से हमारे पास स्थिति बनती है। अब जब हम इनकी संधि करते हैं तो इस तरह से मिलके और ये रूप हमारा बन जाता है। इसी तरह से एक उदाहरण देखिए, पवनम। पवनम, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ आपको चारों के। पवनम, इसकी संधि भी क्या बन जाएगी, जैसे पवनम, इसकी संधि कैसे करेंगे हम, ओ धन, क्योंकि यहाँ अव आ गया और अव के स्थान पर अपने को ओ रखना है, इसलिए ओ धन अनम, ओ धन अनम। इसकी भी वही स्थिति हो गई, प धन, तो यहाँ आएगा आपके ओ और इसके बाद में स्वर आ गया और स्थिति अपने पास बन जाती है प और अनम। और इन सब का जब हम मेल करेंगे, संधि करेंगे, तो हमारे पास स्थिति आ गई पवनम, प अ व नम। स्वर इनके साथ मिलते जाते हैं और इस तरह से हमारे पास रूप बनता है। इसी तरह से हम एक उदाहरण और देखते हैं, पावनम। पवनम है, इसी के जैसे हम यहाँ पर पावनम, पावनम,
अब देखिए यहाँ स्थिति आ गया प्लस आओ, इसलिए यहाँ कैसे संधि करेंगे अपन, इसकी संधि हो जाती है पौ धन अनो, पौ धन अनो, और स्थिति वैसे ही बन जाएगी प औ धन स्वर आ गया, और स्वर आने के बाद में औ के स्थान पर हमने आव रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पर, स्थिति ये आ गई प धन आव, आव है इसलिए औ के स्थान पर आव रखना है, आव आ गया, और एनम, और हमारी संधि हो जाती है पावनम। इस तरह से हमने आज अयादी संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इसके बाद में अगले ऑनलाइन क्लास में इसके आगे हम पढ़ाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।